Hello students, today we are starting Maths 2 in FYJC, chapter number 1, partition values. Maths 2. That is chapter number 1, partition values. ओके सर, देखो अभी हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे वो मैं लिख देता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग अब पीछे जाके चैप्टर शुरू करेंगे। पीछे जाके मतलब हमने 10th के अंदर कुछ चैप्टर किए होंगे या 9th के अंदर किए होंगे, उसका यहाँ पर कुछ थोड़ा थोड़ा यूज़ है, तो थोड़ा सा रिवाइज करके इस चैप्टर को हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। इस चैप्टर में हमको क्या सीखना है? पॉइंट्स टू बी स्टडीड। आप लोगों को भी साथ साथ में लिखते जाना है। पॉइंट्स टू बी स्टडीड। मीडियन, ये सब पार्टीशन वैल्यूज है। कोटाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ओके सर। फिर इन सब को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, बराबर, वो सीखना पड़ेगा। मतलब इस चैप्टर में आपको ग्राफ बुक की भी ज़रूरत है। ये तो हम लोग फॉर्मूला से करेंगे, लेकिन ग्राफ से भी हम लोग कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्टीशन वैल्यू बाय ग्राफिकल मेथड। Representation of partition value by graphical method. ओके, ये पॉइंट हमको इस चैप्टर में सीखना है। पार्टीशन वैल्यूज में मीडियन, हालांकि मीडियन भी नहीं है आपको, लेकिन मीडियन से कोटाइल्स, डिसाइल, परसेंटाइल सॉल्व करने में आपको इजी पड़ेगा। फिर इसी को मतलब चारों पॉइंट्स को हम ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं। ओके सर, ये तो हो गया पॉइंट्स टू बी स्टडीड इन दिस चैप्टर। चलो, अब हम लोग थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की तरफ देखते हैं। जैसे कि कोई बच्चा आता है तो उस बच्चे को बोलते हैं ना कि सर ही इज़ बिलोंग्स टू दैट फैमिली। तो ये जो चैप्टर है बिलोंग्स टू द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। याद है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको बोलते हैं एवरेजेस। measures of central tendency।
एवरेजेस। अब ये एवरेज होता क्या है? हालांकि देखो, एवरेज निकालने के लिए कोई परफेक्ट मेथड नहीं है। क्रिकेट मैच में भी आप देखते हो एवरेज, तो क्रिकेट मैच में क्या करते हैं, टोटल रन डिवाइड बाय टोटल मैचेस, तो हमको क्या मिल जाता है कि इसका ऑन एन एवरेज कितना रन है एक मैच में, ऑन एन एवरेज। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल मेथड, दैट इज अ अरिथमेटिक मीन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एवरेज निकालने के लिए हम मीडियन से भी निकाल सकते हैं, मोड से भी निकाल सकते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। तो मैं क्या बोलना चाहता था कि एवरेज निकालने के लिए कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से आप अलग अलग टेक्निक या मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन एट द एंड जो रिजल्ट आता है वो नियर अबाउट सब मेथड से सेम आता है। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मेजर्स। मेजर्स का मतलब होता है फाइंड आउट या कैलकुलेट, बराबर, कैलकुलेट या मेथड्स। सेंट्रल वैल्यू। अब यहां पे सेंट्रल का मतलब होता है एवरेज। अब देखो एग्जाम्पल देता हूं मैं। अब मैं किसी फैक्ट्री में गया, मेरे फ्रेंड की फैक्ट्री में गया, वहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम कर रहे थे, समझा कि नहीं। वहाँ पर समझो नंबर ऑफ वर्कर्स थे ले लेता हूँ 20। मैंने बोला यार तेरे फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर है, लेकिन मैं देख रहा हूँ यार कोई थोड़ा सा उम्र वाला है, कोई थोड़ा सा यंग लग रहा है, कोई थोड़ा सा एजेड लग रहा है। क्या एज क्या है, मतलब इन यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनका एज क्या है? तो बोलने लग गया, रजिस्टर उठाया, रमेश का 25 ईयर्स है, महेश का 31 ईयर्स है, इसका इतना है, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, बोलते 20 वर्कर्स का उसने एज बता दिया। बोला सर एक का भी याद नहीं हुआ मुझे, एक का भी पता नहीं चला कि कितना है। तो कुछ ऐसा एक फिगर बता सकता है कि ऑन एन एवरेज इस एज के ग्रुप है या इस एज का है, मतलब वो एक वैल्यू जो सबको रिप्रेजेंट करे, सेंट्रल वैल्यू वो बता सकते हो। जैसे कि अभी 35 वाले भी है, 25 वाले भी है, 30 वाले भी है, 40 वाले भी है। तो मैंने बोल दिया कि ऑन एन एवरेज 34 तक है, 34 या 36 तक है। इसका मतलब जो 36 आप बता रहे हो क्या है, आपका एवरेज है। 36 बड़े वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटे वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन 36 निकाला कैसा हमने, 36 निकाला कैसा, 36 है क्या? तो 36 इज ए एवरेज, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर all the values, representative value, single representative value for the all the marks for all the age group, ऐसा हो गया। जैसे सचिन तेंदुलकर जब आते थे खेलने के लिए वनडे में, तो उनका लिखा रहता था ना कि कितने मैचेस खेले, कितने इनिंग्स हुए हैं और कितने रन है। तो एवरेज पे लोग ध्यान देते, सर इसका एवरेज 56 का है, तो इसका मतलब हर मैच में 56 रन बनाते ऐसा नहीं था, सेंचुरी भी मारते थे, 80 रन पे मारते थे, कभी 10-5 रन पे भी आउट हो जाते थे। लेकिन 56 क्या हो गया कि एक एवरेज हो गया कि ये सब मैच के जितने भी इनिंग थे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है 56। तो 56 कैलकुलेट कैसा किया गया होगा, टोटल रन्स डिवाइड बाय टोटल इनिंग्स, तो हमको एवरेज मिल जाता है। तो मतलब आप कर क्या रहे हो सर, आप कर क्या रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, एक कोई केस को ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज योर रिसर्च पॉइंट अंडर
ऑब्जर्वेशन है। आप किसी क्लास में चले गए, FIGC में चला गया मैंने बोला है कि एक क्लास A डिवीज़न है, वैसा B है, वैसा C है, वैसा D है। अब देखता हूँ कि A के बच्चे ज़्यादा होशियार है कि B के है कि C के है कि D है। तो मैंने उनके क्लास टीचर को बोला कि ठीक है, आप मुझे मार्क्स बताइए। तो A क्लास के टीचर आके सबके मार्क्स बताने लग गया। सर हमारे क्लास में 60 बच्चे हैं, A सबके मार्क्स है। B वाला आके बता रहा है, C वाला आके बता रहा है, D वाला आके बता रहा है। मैंने बोला सर ऐसा तो मैं डिसीजन नहीं ले पाऊँगा कि कौन से डिवीज़न के बच्चे ज़्यादा होशियार है। आप क्या करो, एवरेज निकाल लो। तो A डिवीज़न में 60 बच्चे थे, तो 60 बच्चों के जो भी मार्क्स थे उनका टोटल किया, टोटल ऑफ मार्क्स अपॉन 60, तो एवरेज मिल गया। वैसा B डिवीज़न में मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, B का, C का, D का, चारों डिवीज़न के एवरेज मार्क्स आ गए। तो एवरेज मार्क्स से मुझे पता चल गया कि कौन से बच्चे, मतलब कौन सा डिवीज़न ज़्यादा होशियार है। तो एवरेज में हमने क्या किया, एक स्टडी, एक ऑब्जर्वेशन उठाया, स्टडी किया कि मुझे ये देखना है कि कौन सा डिवीज़न के मार्क्स अच्छे हैं, कौन सा डिवीज़न अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वैसे अगर मैं क्रिकेट मैच का देखूं तो मेरे पास बहुत सारे बैट्समैन दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे बॉलर दिखाई पड़ते हैं। अब इतने सारे मैचेस खेलते हैं, कितने सारे इनिंग्स होते हैं, इतने सारे रन थोड़ी आपको याद रहते हैं। तो आप क्या करते हो, एक सेपरेट स्टडी करते हो कि चलो राहुल द्रविड़ ने अब तक कितने रन बनाए हैं, कितने इनिंग्स खेले हैं, तो टोटल रन्स डिवाइड बाय टोटल इनिंग्स। सचिन ने कितने रन्स बनाए, कितने इनिंग खेले हैं, उसी तरह से ब्रायन लारा ने कितने रन बनाए, कितने इनिंग्स खेले, तो सबका आप एवरेज निकाल लोगे तो इससे आपको पता चल जाएगी कौन सा बैट्समैन का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो एवरेज का यूज़ जब हम करते हैं तो सब डेटा को देखो हमने ले लिया, पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक सभी डेटा को हमने ले लिया। फैक्ट्री में भी हमने जब देखा कि ऑन एन एवरेज कितना एज है, तो हमने फर्स्ट वर्कर से लेके लास्ट वर्कर करके एज का टोटल मार के डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर ले लिया, टोटल नंबर ऑफ वर्कर ले लिया। तो एवरेज करते समय हम लोग, हमारा स्टडी सेंटर या रिसर्च के लिए हम सब फिगर्स को लेते हैं, टोटल लोगों को ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कोई भी वैल्यू को पार्टीशन नहीं किया, सीधा सभी लोगों को हमने ले लिया, जितने भी वर्कर थे सबके एज ले लिए। अब हमको अलग तरह से स्टडी करना है, हाँ बताओ सर कैसे स्टडी करना है। अब मैं बोलूँगा कि मुझे क्या करो, आपके पास 20 वर्कर तो है, ठीक है, मुझे क्या करो, इसका 2 डिवीज़न कर दो, 2 पार्टीशन कर दो। मुझे 35 और 35 के नीचे वाले बराबर इक्वल टू एंड लेस देन 35 एज के कितने वर्कर है उसका एवरेज बता दो, बराबर उसका एवरेज बता दो, और मोर देन 35 इयर्स वाले कितने हैं उनका एक ग्रुप बनाओ, उसका एवरेज बता दो। सर आपने तो क्या किया, काम को बढ़ा दिया, आपने सब फिगर्स को तो नहीं लिया, आपने क्या किया, डिवीज़न कर दिया, पार्टीशन कर दिया और पूरे डेटा को, पूरे ऑब्जर्वेशन को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, इक्वल टू 35 एज एंड लेस देन 35 एज। मोर देन 35 इयर्स वाले वर्कर को आपने क्या किया, अलग कर दिया।
अब मैं इसका सेपरेट स्टडी करूँगा, इसका सेपरेट स्टडी करूँगा। तो पूरे ऑब्जर्वेशन को जब मैं 2 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ स्टडी करने के लिए, बराबर, उसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन, ओके सर। मतलब डिवाइडिंग द होल सीरीज, whole data which are under study, under observation into 2 equal parts is called as a median. तो we are partitioning values. तो देखो एक लाइन में पढ़ता हूँ, एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, तो उसको वो सेंटेंस अब आपको समझ में आएगा। अब देखो यहां से, a certain school is interested in making 4 division of equal strength of 200 students. अब 200 स्टूडेंट्स उनके पास है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज डिनोटेड बाय n, 200 है। और वो क्या करना चाहते हैं कि इंटरेस्टेड इन मेकिंग 4 डिवीजन ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, 4 इक्वल करना चाहते हैं। तो कितना हो जाएगा, 50 का स्ट्रेंथ, 50 का स्ट्रेंथ, 50 का स्ट्रेंथ। तो हम लोग क्या किया, पार्टीशन कर दिया इसका, सब्जेक्ट टू देयर मार्क्स इन देयर प्रीवियस क्लास, सब्जेक्ट टू देयर मार्क्स। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि मुझे बताओ कि किनके मार्क्स 25 के नीचे आए हैं, किनके मार्क्स 20 और 50 के बीच में आए हैं, 25 और 50 के बीच में आए, किनके मार्क्स मोर देन 50 और 75 के बीच में आए, किनके मार्क्स 75 और 100 तक आए हुए हैं। इस तरह से मुझे एवरेज निकाल के बता दो। ओके सर, इस तरह से एवरेज निकालना है, हाँ इस तरह से एवरेज निकाल के बता दो। तो the school is interested in selection criteria for making divisions, which selection procedure can be more appropriate? Can we select a student at random? या तो आप 200 लोग हैं, उसमें से बोलूँगा 25 लोग इधर आ जाओ, 25 लोग वहाँ चले जाओ, 25 लोग वहाँ चले जाओ, 25 लोग वहाँ चले जाओ, ये भी एक है एट रैंडम। अब उस 25 में किसी का 80 मार्क्स भी होगा, किसी का 20 नंबर भी होंगे। तो दिस इज नॉट द प्रॉपर मेथड। विल दिस बी फेयर? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। देयरफॉर द स्कूल डिसाइड्स टू अरेंज द स्टूडेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े वैल्यू से छोटे की तरफ जाना, और असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना, एज पर देयर मार्क्स एंड कैरीज आउट स्क्रूटनी फॉर 4 डिवीजन। This procedure divides students in 4 equal parts of 25% each. 100 का 4 parts मतलब 25%, 25%, 25%, 25%. In general, it may be necessary to divide the data into a required number of equal parts. तो in general, it may be necessary to divide the data into a required number of equal parts. Required, आपको किस तरह का अरेंजमेंट चाहिए, जो मैंने बताया कि इतने मार्क्स के बीच का एक सेक्शन, इतने मार्क्स से इतने मार्क्स का दूसरा सेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। दिस प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स is called as partitioning. This procedure of dividing the data into equal parts is called partition value. Values that divide the data, values that divide the data into required number of equal parts are called as a partition values. The values, जो आपको वैल्यू मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, इस पार्टीशन का ए वैल्यू है। वी आर पार्टीशनिंग इन 4 सेक्शन, तो उसको बोलते हैं वी आर पार्टीशनिंग। वी आर पार्टीशनिंग इन 4 पार्ट्स। ईच पार्ट्स का जो आउटपुट आएगा उसको क्या बोलते हैं, वैल्यूज दैट डिवाइड द डेटा इनटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ और इक्वल पार्ट्स। जैसे 25 के नीचे वाले का एवरेज कितना है,
तो बोलेंगे सर 18 मार्क्स। इसका मतलब 18 मार्क्स उस 25 के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी का 25 और 50 के बीच में समझो आ गया 40। इसका मतलब 25 50 के बीच मतलब जो भी वैल्यूज़ है उसको 40 क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 40 80 ने क्या हो गया, पार्टीशन वैल्यूज़। और पार्टीशनिंग मतलब एट हाउ मच पार्ट्स यू आर डिवाइडिंग, इन हाउ मेनी पार्ट्स यू आर डिवाइडिंग, 2 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 10 पार्ट्स, 100 पार्ट्स, इस तरह से होता है। तो इसका मतलब सर कितने पार्ट्स कर सकते हैं, अगर 2 पार्ट्स करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन। चलो अब वो लिख लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टीशन वैल्यूज क्या है। फर्स्ट यू पार्टीशनिंग पार्ट होगा और उसके बाद में उसमें से पार्टीशन वैल्यूज निकलेगा। सर इसका मतलब आप बोलना चाहते हो पार्टीशनिंग देखो दिख रहा है ना यहाँ पर, पार्टीशनिंग पार्ट्स। हाउ मैनी पार्ट्स, बराबर। अब इसमें आप लोगों ने अगर 2 पार्ट्स किया होगा इसको बोलते हैं मीडियन। 4 पार्ट्स किया होगा, 4 इक्वल पार्ट्स, उसको बोलते हैं क्वोटाइल्स। 10 इक्वल पार्ट्स किए होंगे उसको बोलते हैं डिसाइल्स। और 100 इक्वल पार्ट्स किए होंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं परसेंटाइल्स। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 100। तो इस तरह से आपको मीडियन, क्वोटाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल आ जाएगा। तो देखो होता क्या है, एवरेज की जब मैं बात करता हूँ तो एवरेज में मैं बताया कि वी हैव टू कंसीडर होल डेटा, सबको आपको कंसीडर करना पड़ता है पहले से लेके लास्ट वैल्यू। इसलिए हम लोग जब एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज जो होता है दैट इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू। वी कंसीडर ऑल द डेटा फॉर द ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब हम लोग पार्टीशन वैल्यूज़ की बात करते हैं तो एक पोजिशनल होता है कि यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हर चीज़ को हम लोग अंडर कवर करेंगे तो थोड़ा सा स्टडी या रिसर्च जो होता है वो करने में डिफ़िकल्टी आती है, इट टेक्स अ टाइम। अब आपके सामने हज़ारों लोग हैं इंटरव्यू के लिए आया हुआ है, आप 1000 लोग का इंटरव्यू नहीं ले सकते। तो आपने क्या किया कि सबका डिटेल तो ले लिया है। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या करता हूँ, इसमें से कैटेगराइज कर लेता हूँ कि जिनके पास 10 साल के ऊपर एक्सपीरियंस वाले हैं उनका एक कैटेगरी बना लेता हूँ, जिनके पास 8 साल के और उससे नीचे वाले लोगों का एक्सपीरियंस होगा उनका एक कैटेगरी बना लेता हूँ, जो फ्रेशर है उनका एक कैटेगरी बना लेता हूँ। ऐसा आप कैटेगरी बना लोगे तो आपको ये भी होगा कि जो फ्रेशर है उनको मुझे नहीं रखना है, तो फ्रेशर कितना है वो आपको मिल जाएंगे, आप उनको
ना बोल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत टाइम लेता है। तो आप क्या करते हो, इस तरह से कोई एक मेथड निकालते हो, उस मेथड से आप स्टडी कर लेते हो। पेंडेमिक टाइम में देख रहे थे कि हॉट स्पॉट सेंटर बनाया था, हॉट स्पॉट एरिया बनता था कि आप हर एक का तो कोरोना टेस्ट नहीं कर सकते हैं, कोई आएगा भी नहीं। तो आप देखते थे किस एरिया में ज़्यादा केसेस है, आप वहाँ को है ना पकड़ लेते थे, वहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट करते थे। धारावी हो गया, धारावी में स्प्रेड होगा तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाए, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत बाजू बगल मतलब ट्रैफिक जैसे रहते हैं एकदम चिपक चिपक के। तो वहाँ पे हुआ कि हॉट स्पॉट बना लिया तो मैक्सिमम लोगों का वहाँ पे टेस्ट हुआ। और जैसे कि जुहू हो गया, ऐसे जो वहाँ पर लोग बंगलों में रहते हैं, तो वहाँ पर इतना टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, सिचुएशन को हैंडल करते हो। तो पार्टीशन वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, 4 पॉइंट्स सॉरी 4 डिफरेंट मेथड से सम को सॉल्व करेंगे। इसमें कितने टाइप के सम होते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मतलब हर एक के लिए 3 टाइप के सम बनेंगे। टाइप ऑफ सम, सिंपल सीरीज, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने देखा होगा इसके पहले भी, समझो इस तरह से है, सिंपल सीरीज में क्या होता है, ओनली मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स 10, 20, 12, 15, 16, 25। तो ये जो दिया है इसको बोलते हैं सिंपल सीरीज, ओनली एक्स इज देयर। सिंपल सम। उसी तरह से आप देखते हैं 2 कॉलम है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। जैसा 10 3 लोगों को मिला, 20 8 लोगों को मिला, 30 10 लोगों को मिला, 40 7 लोगों को मिला, 50 5 लोगों को मिला। तो ये क्या हो गया कि आपने सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, ये एक्स हो गया और एफ है। लेकिन एक्स अगेन क्या है, अनग्रुप है, अनग्रुप। फर्स्ट वाले में भी एक्स क्या था, अनग्रुप था, सेकंड वाला भी क्या है, अनग्रुप है। तो यहाँ लिख लेता हूँ एक्स एंड एफ बोथ आर गिवन। लेकिन ये जो दोनों है, ये दोनों क्या है आपका, अनग्रुप। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका स्ट्रेंथ जो होता है लंबा होता है, जैसे 200 बच्चे हैं, तो आप क्या करते हो, उसको थोड़ा सा स्टडी करने को, मतलब हैंडल कर सको, ऐसा स्टडी करने के लिए आप उसको क्लासेस में ग्रुप बना देते हो। 10 से 20 के अंदर कितने लोगों को मिला, 20 से 30 के अंदर कितने लोगों को मिला, तो आप क्या करते हो, इस तरह से कर देते हो, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो करते ही हो, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। 3 लोगों को मिला, 10 लोगों को मिला, 7 लोगों को मिला, 4 लोगों को मिला। तो ये क्या हो गया आपका, एक्स एंड एफ
both are given in continuous form, continuous data। तो ऊपर फर्स्ट और सेकंड में क्या था, डिस्क्रीट था, और थर्ड में क्या है, कंटिन्यूस फॉर्म है। तो फॉर्म सम का स्ट्रक्चर याद रखो, क्योंकि आपको जब सॉल्व करना रहेगा तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे, फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज जितना मैंने कराया उसको आप लिख लो, समझ लो, अगले लेक्चर से मैं इसके ऊपर सम करूँगा। थैंक यू।